नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, किसी भी देश की डेमोक्रेसी में स्टेट की जो पावर्स हैं वो 3 पिलर्स के ऊपर रेस्ट करती हैं। पहला पिलर जुडिशरी, दूसरा पिलर लेजिस्लेचर और तीसरा पिलर एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट होता है इन 3 पिलर्स के बीच, और हमारे संविधान में भी ऐसा ही प्रोविजन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कौन से पिलर के पास कितनी पावर होगी, ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। मतलब पावर्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है ताकि टकराव ना हो आपस में विभिन्न पिलर्स का, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे जुडिशरी को काम दिया गया है आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के फैसलों को रिव्यू करना है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। लेजिस्लेचर्स को काम दिया गया है आपको कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव्स को काम दिया गया है आपको कानून को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबको साफ साफ बता दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के अंतर्गत कि आपको क्या काम करना है ताकि कोई एक पिलर दूसरे पिलर के कामकाज में इंटरफेरेंस ना करे। देखो, एक और कंसेप्ट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि 3 पिलर्स में से कोई एक पिलर बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उभरे और दोनों पिलर्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ले। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक कंसेप्ट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। इस कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे देखो, अगर कोई जज मिसकंडक्ट करता है तो उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। इसके लिए संविधान में प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा, अगर लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है तो स्टेट असेंबलीज में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, क्वेश्चन आवर के माध्यम से या फिर दूसरे टूल्स के माध्यम से। तो ये कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का, ताकि हर एक पिलर पे बाकी जो पिलर्स हैं वो नज़र रखें और कोई भी पिलर बहुत ज़्यादा मजबूत होकर ना उभरे, अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश ना करे बाकी पिलर्स के ऊपर। ये कंसेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब देखो, एक और रिलेटेबल कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। मान लीजिए ये कंसेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ये 3 पिलर्स थे, सबकी पावर अलग अलग थी। लेकिन होता क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के कंसेप्ट में, अगर लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर आके काम करती है पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। पहले पावर्स इस प्रकार से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का दायरा इंक्रीज कर लेती है। जो काम पहले एग्जीक्यूटिव का था, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगती है। जो काम लेजिस्लेचर का था, कानून बनाना, वो काम सुप्रीम कोर्ट करने लगती है। और किस लिए? इसलिए क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, लोगों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, अपनी जुरिडिक्शन से, यानी जो पावर्स उनको दी गई हैं उनसे बाहर आके काम करती है। मतलब लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आके काम करती है। इस चीज को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हम पर्टिकुलर हमारे देश की बात करते हैं। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय ऐसे लीडर्स सत्ता में आए, फॉर एग्जांपल नेहरू, पटेल, जिन्होंने आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया था। तो आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में इन लीडर्स की पोजीशन काफ़ी बड़ी थी और जनता के सामने इनकी इमेज बहुत बड़ी थी। इसलिए जुडिशरी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सरकार के फैसलों को स्ट्राइक डाउन किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, 1970s में
इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बन के उभरी और बहुत सारे जजेस ने उनके सामने घुटने टेक दिए। देखो, घुटने टेक दिए, ये लाइन थोड़ी हार्श हो सकती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल है 1976 का एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था याद कीजिए, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। एडीएम जबलपुर केस में उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच ने कहा कि राइट टू लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसिस में इस राइट का वायलेशन हो सकता है। तो जुडिशरी के माथे ये जो जजमेंट है वो क्लंक है। आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है इस जजमेंट का, जब भी सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाती है, इस जजमेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन देखो, 1976 के बाद अपने इस क्लंक को धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया। पीआईएल का कंसेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। उसके बाद लोकस स्टैंडी का जो कंसेप्ट है उसको भी रिलैक्स कर दिया गया। क्या कंसेप्ट है लोकस स्टैंडी का? देखो, लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट ये है, कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन टू फाइल सूट इन कोर्ट, मतलब किसी पर्सन की कैपेसिटी कोर्ट में लिटिगेशन फाइल करने की। ये कंसेप्ट है लोकस स्टैंडी का। पहले देखो क्या हुआ करता था, 1982 से पहले जिस पर्सन के अधिकार वायलेट हुए हैं, मान लीजिए मेरा कोई अधिकार वायलेट हुआ है तो मैं ही जा सकता हूं कोर्ट में, मेरी तरफ से और कोई पर्सन नहीं जा सकता। लेकिन इस कंसेप्ट को रिलैक्स कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसपी गुप्ता जजमेंट में 1982 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सन जिनका डायरेक्टली कोई अधिकार वायलेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अधिकार वायलेट हुआ है, तो उनकी तरफ से, मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से कोई और केस और पर्सन भी केस फाइल कर सकता है। समझ गए? तो मतलब पहले तो कंसेप्ट ये हुआ करता था ना, जिसका अधिकार वायलेट हुआ है वही आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। लेकिन कंसेप्ट रिलैक्स होने के बाद क्या हुआ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो पर्सन जिसका डायरेक्टली कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है वो भी आ सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने यूपीएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में अब जा सकता हूं, बोल सकता हूं कि सर जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो महामारी के बाद अब अपने घरों में जा चुके हैं, तो उनको इजाज़त दी जाए कि वो अब अपना सेंटर चेंज कर सकें। आप ऐसी डायरेक्शंस दीजिए डीओपीटी को, और डीओपीटी फिर फर्दर डायरेक्शंस दे यूपीएससी को। तो मेरा कोई डायरेक्टली राइट वायलेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, लेकिन चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स की तरफ से मैं भी केस फाइल कर सकता हूं। तो ये एग्जाम्पल है किस प्रकार से लोकस स्टैंडी का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया 1982 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माथे पर जो कलंक लगा था, सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे उसे धोने का प्रयास कर रही थी। तो 1982 के बाद से तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को असर्ट कर दिया। जुडिशल एक्टिविज्म का कंसेप्ट हमारे देश में इमर्ज होकर आया, क्योंकि लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे आदेश दिए जो वैसे सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आते थे। वो काम करना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी थी, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइल की जा सकती हैं, और उसमें से एक है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस एक प्रकार से ऑर्डर होता है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, पब्लिक अथॉरिटी को, कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। समझ गए? मतलब लोअर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, पब्लिक अथॉरिटी की जो ड्यूटी है, अगर वो ठीक से पूरी नहीं करते हैं तो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि आप अपने काम को ठीक से कीजिए, जो कि अभी तक आप ठीक से नहीं कर पाए हो। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक डिफरेंट एस्पेक्ट स्टार्ट होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब जुडिशल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर है, जब जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके काम करने लगती है तो इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं।
क्योंकि देखो जजेस जो हैं उनको तो इलेक्ट नहीं किया गया है, उनको तो अपॉइंट किया गया है। जजेस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना भी रिलेटिवली डिफिकल्ट है। अगर देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई गलती करते हैं तो जनता का प्रेशर होता है डेमोक्रेसी में, वो अपने आप से रेक्टिफाई कर सकते हैं उस गलती को। अगर नहीं करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन है। अब आपके मन में आया होगा कि जज को भी तो इम्पीच किया जा सकता है अगर कोई जज गलती करता है, लेकिन देखो प्रैक्टिकली बात करें ना, अभी तक हमारे देश में कितने जजेस को इम्पीच किया गया है? 0। एक भी जज को अभी तक हमारे देश में इम्पीच नहीं किया जा सका है। इसके अलावा जुडिशरी की अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जुडिशरी के सामने डेटा रखती हैं या फिर जो वकील जुडिशरी के सामने डेटा रखते हैं, उसके आधार पर जजेस के द्वारा डायरेक्शंस दी जाती हैं या फिर ऑर्डर पास किया जाता है। तो इसलिए भी जुडिशरी देखो कैपेबल नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाकर काम करने में। इवन देखो जुडिशरी के पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती। देखो जब कानून बनता है ना, आपको पता है कानून कैसे बनता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ड्राफ्ट जाता है जनता के पास या फिर वेरियस कमेटीज के पास। तो एक टफ प्रोसेस से होके गुजरता है कोई बिल, तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन जुडिशरी कई बार कोई कानून बना देती है। जुडिशरी के पास थोड़ी ना एक्सपर्टीज है, जुडिशरी को थोड़ी ना पब्लिक इंटरेस्ट का पता है इतना गहराई से, तो इसलिए उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। यूं वो कानून बनाएंगे तो अच्छा कानून नहीं बन सकेगा। बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि हाईवेज के नज़दीक शराब के ठेके जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से सोचा ही नहीं कि क्या ये पॉसिबल है। कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कितने सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सोचा, आदेश पारित कर दिया। बाद में कुछ महीनों के बाद जब रियलाइज हुआ सुप्रीम कोर्ट को, सरकार ने डेटा रखा कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कैओस क्रिएट हो जाता है। और खास करके देखो टफ सिचुएशंस में, जैसे देखो अभी कोविड-19 की महामारी है, ये एक टफ सिचुएशन है। टफ सिचुएशंस में क्या होता है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे देखो विभिन्न गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इस महामारी पर काबू पाने में, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने में और जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित करने में। लेकिन कई बार मीडिया या फिर कुछ दूसरे लोग बार बार सरकार की जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं। इसमें देखो कुछ भी गलत नहीं है, डेमोक्रेसी में सरकार की कमियों को तो हाईलाइट करना जरूरी ही है, तभी तो वो एड्रेस होंगी। लेकिन देखो जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया या फिर दूसरे जो लोग हैं वो तो सिर्फ कमियों को बताते हैं, बट ये पूरी पिक्चर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छा भी काम किया है, लेकिन मीडिया के प्रेशर में आके, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में आके कोर्ट कुछ ऐसा आदेश जारी कर देती है सरकार को जिसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और देखो होता क्या है, पहले जो पब्लिक ऑफिशियल्स टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, उनका सारा ध्यान इस तरफ केंद्रित हो जाएगा कि कोर्ट को जवाब देना है, पेपर्स तैयार करना, सरकारी वकील की बात सुनना, सरकारी वकील को राय देना कि कोर्ट को कैसे आदेश दिया जाए। उनका सारा ध्यान इसी तरफ केंद्रित हो जाता है और वो पहले जो टफ सिचुएशन को काउंटर करने के लिए काम कर रहे थे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो टफ सिचुएशन में कोर्ट को ये बातें समझनी चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव को मौका दो ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें, लेकिन आप कुछ ऐसा आदेश मत पारित करो जिससे एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, उनकी जो एनर्जी है वो आपको जवाब देने में पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए।
लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो जजेस के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके अनुसार जज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे और किसी भी प्रेशर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन कई बार ये सामने आता है कि पब्लिक ओपिनियन या फिर मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, जजेस जो हैं उसी के अनुसार फैसला दे देते हैं। बट इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो जुडिशरी को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डेमोक्रेसी में जुडिशरी के रोल एंड फंक्शनिंग से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।